साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम आईसीएमआर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, हमने सेक्शन बी को कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जोन से थे और जो आप कर सकते थे, जितना आपको बताया गया था, जितना प्रेडिक्टेड थे, वहां से कितने क्वेश्चंस आए थे। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि अगर आप अपना सेक्शन ए अच्छा करोगे तो ऑलरेडी आपका सेक्शन बी में कोई जरूरी नहीं है कि आपको बायोस्टैट्स और दुनिया भर की चीजें करने की आवश्यकता है। उसके अलावा भी आपका सिलेक्शन जो है वो आपका हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज है। बाकी सेक्शन ए में बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपने आपकी कोई पर्टिकुलर चीजें बहुत स्ट्रांग रही हो, या आपका जीएस हो गया, या कोई भी अगर आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, तो वो आपके पर्टिकुलर पे डिपेंड करता है। बट स्टिल फिर भी 15-20 क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बार बार बोलता था, कितना भी पेपर आईसीएमआर कठिन बनाएगा, 20-22 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस करने वाले। तो उतने ही क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि आपके बायोलॉजी के जोन से थे और जितने आप कर सकते थे, ठीक है, उतने को ही मैं डिस्कस करूंगा, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के रिगार्डिंग भी डिस्कस कर सकें। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन था इवोल्यूशन इकोलॉजी में। आप पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन द टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, वेयर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई अनइफेक्टेड रहता है, तो हम इसको क्या कहेंगे। ऑप्शंस में भी ऐसा दिया ना बेटा कि आप आराम आराम से इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते हो। जैसा कि आप सिम्बियोसिस पढ़ते हैं या म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं, तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। प्रेडेशन में ऑब्वियस सी बात है, किसी का आप शिकार कर दोगे, किसी को मार दोगे, तो एक का फायदा हुआ, दूसरे का नुकसान हुआ। पैरासिटिज्म में भी एक का फायदा कह सकते हो और एक का नुकसान होता है। लेकिन जो आपका कॉमन सेलिज्म होता है, ये जो एग्जांपल होता है जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरा जो होता है वो अनअफेक्टेड रहता है। तो जो इसका राइट आंसर निकलेगा, कॉमन सेलिज्म था। आसानी के साथ आप इसको ट्रेस कर सकते थे। नोबेल प्राइज जो मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर भी मैंने बोला था, और 2 क्वेश्चन नोबेल प्राइज से आए थे। एक क्वेश्चन तो आप आसानी के साथ कर सकते थे, और दूसरा क्वेश्चन अगर आप पर्टिकुलर मेरे वीडियोस को देखकर जाए गए होंगे तो डेफिनेटली आपने किया होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन इज एक्चुअली टर्म्ड एज, क्या कहते हैं। तो जब भी आपने न्यूज में भी सुना होगा, कुछ भी आपने देखा होगा, तो जो आपको साइंस में दिया जाता है, मेडिकल मेडिसिन में जो दिया जाता है, साइंस में जब आप कह लीजिए, तो वो बेसिकली आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाता है। तो उसका जो नाम होता है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए था। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो मैंने भी लगाया था नोबेल प्राइज का, इसी समय देख लो, यहाँ पे मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे, द फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइजेज वाज वंस कॉल्ड द मर्चेंट ऑफ द डेथ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन। मतलब उन्होंने क्या इन्वेंट किया था जिसकी वजह से इनको मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तो जब मैंने इसको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड सपोर्टेड बाय द नोबेल फाउंडेशन, जिसमें आपका यूएसडी ये है, इन 1900, ठीक है, अंडर द विल ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल जो थे। अल्फ्रेड नोबेल वाज ए स्वीडिश साइंटिस्ट थे, engineer who discovered nitroglycerin, and it is in the manufacture of the dynamite. These presented annually on दिसंबर 10 दिसंबर को ये आपका दिया जाता है, और इनकी डेथ एनिवर्सरी की वजह मतलब के दिन हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जो मैंने आपको इनकी स्टोरी भी बताई थी, कि इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन बनाया था, जो कि डायनामाइट को मैन्युफैक्चर करने में किया गया है। थोड़ा-सा ये आपका एक्सप्लोसिव केमिकल था। इसी वजह से इनको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा मन से कि मैंने क्या डिस्कवर कर दिया है। ठीक है? तो ये इस पूरे बात की स्टोरी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रखा हुआ था डायनामाइट, और सेम चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करना था। बाकी अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम में दोबारा इस क्वेश्चन से मुलाकात होती है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का भी नाम याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोग्लिसरीन दे नहीं सकते थे। एक ही चीज़ को देना था इनको, तो इन्होंने डायनामाइट को उठाया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो 2 क्वेश्चन थे, और कितने शानदार कंटेंट हैं जो इस चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, मैंने बार-बार बोला है, आप किसी थंबनेल, किसी टाइटल पे मत जाइए। एक तरफ से सारे वीडियोज़ को देखना शुरू करिए। हर वीडियोज़ में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। बाकी कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ इंपॉर्टेंट कांस्टीट्यूएंट ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन एजेंट जियोलाइट। तो जो आपका जियोलाइट होता है, ये आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। तो ये आपका इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि आपका इसमें एल्युमिनियम होता है। इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा। बाकी आईसीएमआर का जो मैंने टेबलेट दिया था, जो पढ़ाया था, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ द साइंस के बारे में डिस्कवर था कि किसको क्या कहा जाता है। तो जो आपका हर्पिटोलॉजी होता है, यहाँ पे बोला है कि हर्पेटोलॉजिस्ट है वो क्या स्टडी करेगा। तो सिंपल सी कहानी है, जो स्नेक की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्पिटोलॉजी बोलते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ट्रेस कर सकते थे। बाकी जो ऑप्शंस भी दिए गए हैं वो उतने खास दिए नहीं गए हैं। तो ब्लड है,
और या आपका लीवर है, तो इन सब चीज़ों को भी आप आसानी के साथ उनके टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, तो आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आप नहीं कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता है। ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड डिस्क्रिमिनेट एट लीस्ट 10,000 डिफरेंट ऑर्डेंट, यानी कि जो आप चीज़ों को महसूस करते हैं या आप जो भी चीज़ों को मतलब कह सकते हैं कि फ़ील करते हैं, या कोई एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं जिसको आप महसूस करते हैं, सूंघते हैं, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को हम ऑर्डेंट्स बोलते हैं, बिकॉज़ वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड, हमारे पास क्या है। तो जैसा कि अगर आपको दुनियादारी भी नहीं पता है, तो जैसा कि आपने जीपीसीआर पढ़ा होगा, तो जो जीपीसीआर होते हैं वो बेसिकली आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो भी होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वहाँ से आप इसको ट्रेस कर सकते थे, यानी कि जो ये आपके सबसे जो इवॉल्व्ड सिस्टम आपका यहाँ पे होता है इस पर्टिकुलर ओडोरेंट्स के लिए, तो ये आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चाहे आप किसी चीज को देखते हैं, स्मेल करते हैं, या कोई भी चीज अगर आप करते हैं, तो उनके लिए जो होता है वो आपका ऑल्फैक्टरी होता है। बाकी ऑडिटरी, टैक्टाइल, गस्टेटरी, ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं, इन सबको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो HCl होता है। ह्यूमन स्टमक ऑलरेडी हम लोगों ने बात करके रखा है, वो आपका 1.5 के अप्रॉक्स होता है। स्टिल नॉर्मली इट डज नॉट कोरोडेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। क्यों? तो ये म्यूकोसा को क्यों नहीं, भाई इतना एसिडिटी है तो आपका म्यूकोसा ही क्यों नहीं जल जा रहा है, जो आपकी स्टमक की सेल्स हैं या कह सकते हैं लेयर हैं, तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि म्यूकोसा जो होती है वो सिक्रीट करती है प्रोटेक्टिव म्यूकस दैट लाइन द सरफेस। समझ रहे हो? बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इसको यहाँ पे ट्रेस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, की टूल यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द प्री हिस्टोरिक सैंपल। ये भी आपका मैं कहूंगा बोनस क्वेश्चन है। ऑप्शन में भी कुछ ऐसा नहीं है। हमेशा हम जब भी किसी चीज की एज डिटरमाइन करते हैं, तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। ठीक है? जब आप इवोल्यूशन पढ़े होंगे या कहीं पर भी कोई नाम आता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रेडियो कार्बन डेटिंग हो जाएगा। ठीक है? बाकी आपने पढ़ा भी होगा कि कार्बन का हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो आपकी 5,000 ईयर्स होती है, तो ट्रैक करने में आसानी होती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग लेइंग मैमल। ये भी आपने बहुत पढ़ा होगा, जब भी आपने बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो हमारे मैमल्स में जो फीचर्स होता है कि हम लोग एग लेइंग मैमल्स नहीं होते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि कुछ आपके एक्सेप्शन केस भी हैं, और उसमें जो एक्सेप्शन है आपका, वो आपका डक बिल्ड प्लेटिपस है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो ऑरिन्थोराइकस कहा जाता है। तो यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते थे। वीवी पैरस हो जाएगा, सॉरी ओवी पैरस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली करना था। बाकी डीएनए जब मैंने भी पढ़ाया है तो भी मैंने डिस्कस किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द मेजर क्लू दैट लेड टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डबल हेलाइकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी था, जो कि आपके फिल्किंस और विल्किंस ने किया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने किया था। और फिर उसके बाद आगे जाके आपकी डिस्कवरी हुई, चारगैफ ने भी इसका सहारा लिया। तो मतलब कुल मिला के जो आपका वाटसन क्रिक मॉडल आया था वो आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इमेजेस थे, या इसके अलावा कहीं पर भी आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन भी मिल मिल सकता है, तो उसको भी याद रखिएगा। डिफ्रैक्शन का भी यूज हुआ था जब आप बहुत अंदर जाएंगे, बट मोटा मोटा आपको इतना याद रखना है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो वहां पे किया गया। द फुल फॉर्म ऑफ द आरटीपीसीआर टेक्निक का क्वेश्चन था, बट बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे रिवर्स टाइम पीसीआर और दुनिया भर की चीजों से। बट इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है। बाकी जो आपका रियल टाइम पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है, ये आपका बेसिकली क्यूपीसीआर होता है। ठीक है? तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना होगा। तो बेसिक अगर आप इसको पढ़ के गए होंगे, नाम वगैरह आपको पाथफाइंडर की बुक में मिल जाएगा, तो आपका जो आरटीपीसीआर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है। तो बाकी आपने इसको कोविड के टाइम पर भी बहुत पढ़ा था, तो ये भी आपकी एक साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप जिन चीजों को अपने आसपास देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको थोड़ा समझते हुए चलिए, ब्लाइंडली मत जाइए। भाई कोई एक मैथ का स्टूडेंट है, वो आरटीपीसीआर नहीं जानता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो जानते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा समझिए कि वहां पे जो वैल्यूज आती हैं वो क्या वैल्यूज हैं, किस तरीके से हैं, समझ रहे हैं? तो ये आपकी कहानी हो गई। इसके बाद नोबेल प्राइज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी रीजन फॉर द ट्रेमेंडस एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द सन। सन और अदर स्टार से जो एनर्जी जनरेट होती है, ये आपका बेसिकली जो होता है, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। बाकी मैंने बोला भी था कि न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप मॉडर्न फिजिक्स में जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको शायद आता भी होगा, नहीं आता होगा, बट समय का अभाव था। लेकिन मैंने इन सब चीजों को आईसीएमआर के जो मैंने वीडियोस बनाए थे, और मैंने जो एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो था, मैंने वहां पे बोला था कि यहाँ से आईसीएमआर क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ से प्रिडिक्टेड क्वेश्चन थे, तो आप इसको कर सकते थे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जो आप ओआरएस वगैरह देखते हैं अपने कभी घरों में, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, आप देते हैं, तो उसमें क्या नहीं होता है। तो बेसिकली वहां पे बेसिकली जब आप ओआरएस देते हैं तो सिस्टम में आपका ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम के चैनल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कह सकते हैं उसमें कमी आती है, जिसकी वजह से सारी चीजें गड़बड़ होती है, तो हमें बाहर से प्रोवाइड करना होता है। बट उसमें सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जो नहीं होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। बाकी चीजों को भी आप यहाँ पे ट्रैक करके लगा सकते थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन द अर्थ, और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हुए, कोलेजन को मार कर आए हैं, ठीक बेटा कोलेजन नहीं है। कोलेजन जो है यहाँ पे मैंने पेस्ट करके लगा दिया है कि जो आपका कोलेजन होता है ये आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, पहली बात तो इन द एनिमल वर्ल्ड, एंड रुबिस्को जो होता है ये आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो कि आपके बायोस्फीयर में है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये जो फैक्ट्स हैं इनको याद रखिएगा। और अगर हम सेलुलोज के बारे में जाते हैं तो द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड होता है जो प्लांट में पाया जाता है। ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल इन द बायोस्फीयर, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, और यही आपके प्लांट के सेल वॉल में होता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। बाकी कोलेजन पे नहीं टिक मारना था, ये भी प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था कि हमेशा लिंकेज हो गया, कुछ फैक्ट्स हो गए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आगे के लिए जरूर याद रखिएगा, कोलेजन को याद रखिएगा, जो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो आपकी कोलेजन है। और रुबिस्को की जब हम बात करते हैं, जो कि आप यही वही रुबिस्को है जो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ये रुबिस्को को भी याद रखिएगा, जो कि आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। और आईसीएमआर के लिए थोड़ी सी एनसीईआरटी जरूर रीडिंग करिए, अगर आप नए स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन करना, अगर आपके जहन में है कि मुझे नेक्स्ट आईसीएमआर को टारगेट करना है, तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। ये आपके फर्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है, क्वेश्चन बनाया है कि एक्रिलामाइड इज ए सब्सटेंस दैट फॉर्म थ्रू ए नेचुरल केमिकल रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड एस्पराजीन से बनता है इन प्लांट बेस्ड फूड ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कुकिंग सच एज फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द केमिकल बिकॉज। अब इस केमिकल के बारे में हमें क्यों जानना होता है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम कभी अगर आप लैब्स वगैरह में भी काम करेंगे तो हम इसका पहली बात यूज कहाँ करते हैं, जब हम एसडीएस पेज करते हैं वहां पे यूज करते हैं। याद आया, एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड हम यूज करते हैं। तो कभी भी जेल कास्ट करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो हम मतलब विदाउट ग्लव्स नहीं कहा जाता। इवन आप किसी भी केमिकल लैब में काम करेंगे या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करेंगे, या छोटे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या कोई भी अगर आपका है, तो हम कभी भी विदाउट ग्लव्स काम नहीं करते। हमेशा कहा जाता है कि कोई भी केमिस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो ग्लव्स जरूर पहनिए। उसका क्या कारण होता है, तो एक्रिलामाइड भी जब हम जेल कास्ट करते हैं तो हमेशा ग्लव्स पहन के ही करते हैं, ठीक है। अपने नेकेड से हाथों से नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है आपका एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के तरीके से होता है। इसका जो हाई लेवल होता है, एक्रिलामाइड कॉस्ट कैंसर इन द लेबोरेटरी एनिमल्स। हालांकि यहाँ पे लेबोरेटरी एनिमल्स की बात की गई है, बट ओवरऑल आप पर भी इफेक्ट आ सकता है। तो वहां से इस क्वेश्चन को आप ट्रैक कर सकते थे। तो बाकी ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में जानना है कि हाई लेवल ऑफ द एक्रिलामाइड जो होगा वो प्रोटेक्शन तो नहीं ही करेगा। तो थोड़ी बहुत चीजें आप यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते थे। मैं बार बार बोला हूँ कि ये चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैंने इस क्वेश्चन का पॉसिबल राइट आंसर निकालने के लिए, मैं एक्रिलामाइड का नाम आया तो मैं एसडीएस पेज तक गया, फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो कार्सिनोजेनिक होता है, तो मैंने उस तरीके से आंसर निकाला है। आप हो सकता है किसी डिफरेंट वे के तरीके से आंसर निकाल सकते हो, या हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर जो लैंग्वेज में यहाँ पे बोला गया है प्लांट फूड वगैरह को लेकर, हो सकता है आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी पता हो। बट ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मतलब विवेक पे डिपेंड करेंगे कि आपको कितना बेसिक्स नॉलेज है या किस तरीके से आप चीजों को कोरिलेट करते हैं। बट हाँ, मैं डेफिनेटली कहूंगा आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज वेल नोन दैट प्लांट कैन सर्वाइव फॉर शॉर्ट पीरियड विदाउट द लाइट, में सर्वाइव कर जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली आपका एक फिनोमिना होता है, इटियोलेशन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट। जब हम एब्सेंस ऑफ द लाइट में ग्रोथ कराते हैं तो उसको हम एटियोलेशन कहते हैं। बाकी ऑप्शन से भी आप ट्रैक कर सकते थे, फोटोसिंथेसिस में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, विदाउट लाइट तो आप फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते हो। क्लोरोफिल भी उसी से कोई लेना देना नहीं होगा। क्लोरोसिस आपकी जो आपने डिजीज पढ़ी है, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, वो सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से भी ऑप्शंस को भी ट्रैक करके आप इटियोलेशन लगा सकते थे। बाकी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बेसिकली इटियोलेशन जो होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेल येलो कलरिंग होता है, स्पेयर्स लीव्स एंड वीक
elongated stem हो जाते हैं. Stem of the plant are grown in order to reach a potential light source. तो कुल मिला के ये आपका etiolation एक फिनोमिना होता है जब हम विदाउट लाइट इसको ग्रो करते हैं. बाकी इसमें क्या होता है, आपकी जो पत्तियां होती हैं वो येलो हो जाती हैं. बाकी हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बॉटनी में, बच्चे तो समझदार ही होंगे बॉटनी वाले, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी बॉटनी का से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और पूछा कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो, क्योंकि आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जब एग्रीकल्चर का एग्जाम था कि बहुत सारे मिनरल्स की कमी की वजह से जो होते हैं वो डिजीज हो रहे थे बहुत से प्लांट में, जैसे जिंक की कमी से हो रहा था, कॉपर की कमी से हो रहा था. तो कौन सा ऐसा है जो मिनरल डिफिशियंसी से नहीं होता है? मिनरल डिफिशियंसी, ऐसे लिख लो क्वेश्चन, डिजीज नॉट, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज की वजह से नहीं हुआ, तो उसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका इटियोलेशन होता है. ठीक है, क्योंकि आपको सिम्टम तो वैसे ही मिल रहे हैं कि पत्तियां येलो हो गई हैं. ठीक है, तो बच्चे कि कोई आपको एलिमेंट दे देगा, मान लो मिनरल दे दिया, तो आप सोचोगे भाई पत्तियां येलो हुई हैं तो मिनरल लगा देते हैं, क्लोरोफिल को मैग्नीशियम से कोरिलेट कर लोगे, बट ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका इटियोलेशन एक आपका ऑप्शन में रखा हुआ होगा. तो अगले अगले एग्जाम के लिए इन चीजों को भी पढ़ कर जाना. इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके बारे में मैंने चर्चा किया था, बोसॉन के बारे में 2019 में क्वेश्चन आया था, वही चीजें कहीं गई हैं, घुमा के पूछा है कि वी नो दैट वी आर मेड ऑफ पार्टिकल से बने हैं, बट व्हेन द यूनिवर्स बिगन नो पार्टिकल हैड मास, दे ऑल स्प्रेड अराउंड द स्पीड ऑफ द लाइट. इट्स बिलीव दैट स्टार, प्लैनेट, लाइफ could only emerge because particle gained their mass from a fundamental mass giving yield. तो existence of the field was confirmed with the discovery of the Higgs boson particle इसको बोलते हैं, और इसी को ही हम गॉड पार्टिकल भी इसीलिए कहा जाता है, जो ICMR 19 का क्वेश्चन था और मैंने इसको बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो बेसिक यूनिट होती है यूनिवर्स में, जब आप बहुत पहले के टाइम पर जाएंगे तो वहां पे जो हम टेक्निकली इस्तेमाल करते हैं वो आपका बोसॉन पार्टिकल होता है. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगोज को क्विक राइपनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं. इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, आता है तो ठीक है. इथेनॉल एज ए वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो हम इसको शुगर केन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. व्हाट कलर इज द बेस्ट टू वियर टू स्टे कूल ऑन हॉट एंड सनी डे, में आप कौन सा कलर पहनेंगे? तो ये भी अगर आपने अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, कभी आप ब्लैक कपड़ा पहन के निकल जाओ मार्केट में धूप में तो आपको और गर्मी लगेगी. ठीक है, इसीलिए व्हाइट कलर जो होता है, व्हाइट कलर के ड्रेसेस जो होते हैं वो गर्मी में ज्यादा प्रिफर किए जाते हैं. तो वही बातें हैं कि अब ये सारी चीजें आपके 9 10 क्लास 8 7 से ही आप इन चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो वो चीजों को आपने कितने अच्छे से पढ़ा, कितना भी दिमाग में आपके बसी हुई है, और अगर आपके पास उस वो सारे कंटेंट अवेलेबल थे तो 9 10 11 की रीडिंग आपने कितनी बार मारी इस एग्जाम को पढ़ने से पहले, देने से पहले, वो मैटर पे डिपेंड करता है. तो ये चीजें थी. बाकी यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा गया कि एक आपको पिक्चर दिखाया गया, ईयर की बात की गई है 1720, एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी का भी नाम याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछ ले पीपी किट जो आप बार बार सुनते हो ये है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसको बोलते हैं. तो विच एंडेमिक वाज दिस रिलेटेड, तो किस एपिडेमिक के लिए, हम किस डिजीज के एपिडेमिक में इसका यूज किया गया था? तो ये बेसिकली आपका प्लेग हुआ था. अगर आप इन चीजों को नहीं भी जानते हैं तो जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे बेटा, तो वहां पे 1720 जो ईयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समय प्लेग हुआ था, पूरे मतलब फैल गया था. तो ये सारी स्टोरी थी. बाकी ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं. तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए को भी आराम से समझ लिए हैं. बाकी कहीं पर कोई डाउट होता है तो उसको बताइएगा. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ. थैंक यू वेरी मच.